Hello everyone, my name is Dr. Amit Parihast and today we are talking about cash flow statement. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का थर्ड सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं. सेशन 1 में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करी थी, सेशन 2 में हमने इन्वेस्टिंग को डिटेल में पढ़ा था और आज हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले. तो सबसे पहला बहुत सिंपल सी चीज, व्हाट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होता क्या है? तो इट इज रिलेटेड विथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, इंटरनल की बात जब भी हम करते हैं सो बेसिकली इंटरनल की बात होती है तो ये इट इज कनेक्टेड विथ योर इक्विटी. इट इज कनेक्टेड विथ योर इक्विटी. इट इज कनेक्टेड विथ योर शेयर्स. तो बेसिकली ये शेयर्स आपके दो तरह से होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस. तो ये उससे रिलेटेड होता है. एक्सटर्नल की बात जब करते हैं तो बेसिकली ये आउटसाइड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं. इंटरनल लायबिलिटीज मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस मींस आउटसाइडर लायबिलिटीज. तो आउटसाइड जो लायबिलिटीज होती है वो दो तरह से होती है, आपको पता ही है. इसमें एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, so it is connected with the long term liabilities. और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी कनेक्टेड होता है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी कनेक्टेड होता है. शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करें तो बेसिकली बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ वेरी गुड एग्जांपल. शॉर्ट टर्म बैंक लोन, कैश एंड क्रेडिट. तो इससे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कनेक्टेड होता है. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल हो सकता है डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड बैंक लोन. बैंक लोन विच इज मेंट फॉर मोर देन अ ईयर. इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स से भी कनेक्टेड होता है और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि इक्विटी शेयर्स में क्या क्या हो सकता है. सबसे पहले आप ये समझो कि इनफ्लो क्या हो सकता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और आउटफ्लो क्या हो सकता है. तो इससे पहले हमने इन्वेस्टिंग करा था, तो दिस इज ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ऑपोजिट बहुत सेंसेस में हो सकता है. पहला सेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हम एसेट्स को का इंक्रीज और डिक्रीज, इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं. एज फार एज द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज कंसर्न, इसमें हम लायबिलिटीज पार्ट देखते हैं. राइट, सो दिस इज वन ऑफ द डिफरेंसेस. इन्वेस्टिंग में जो इनफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग के लिए देखें तो आउटफ्लो होता है, और इन्वेस्टिंग में जो आउटफ्लो होता है वो फाइनेंसिंग में क्या होता है, इनफ्लो होता है. व्हाट डज इट मीन? इट्स रियली सिंपल. इन्वेस्टिंग में आपका प्रीवियस ईयर आपके करंट ईयर को एक्सीड करता है, देन दिस इज अ मैटर ऑफ आउटफ्लो. लेकिन फाइनेंसिंग में आपका इनफ्लो आई मीन प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन द करंट ईयर, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. इन्वेस्टिंग में आपका करंट ईयर इज इफ ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर देन देयर इज अ आउटफ्लो. बट इन फाइनेंसिंग इफ करंट ईयर इज ग्रेटर देन द प्रीवियस ईयर देन देयर इज अ इनफ्लो. सो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग इन दो कंडीशंस में ऑपोजिट होता है. अब जब हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या क्या हम बात कर सकते हैं, जैसे लेट्स टॉक अबाउट द इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स से कनेक्टेड क्या क्या टर्म हो सकते हैं. जब आप शेयर्स इश्यू करते हो, ठीक है, तो शेयर्स को आप प्रीमियम में इश्यू कर सकते हैं. तो सपोज सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो दिस नीड टू बी एडेड, इसको यहां आपने ऐड कर लेना चाहिए. सपोज इफ द शेयर्स इज बीइंग इश्यूड एट अ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन शेयर्स need to be subtracted. Discount on shares need to be subtracted. If there is a underwriting commission, if there is a underwriting commission, if there is a underwriting commission, then it's need to be subtracted. So these are certain condition. These are certain condition
security premium, if it is there, then it should need to be added. Discount on sales, then it's need to be subtracted. Underwriting commission, then it's need to be subtracted. तो ये जो फाइनल वैल्यू होगा, इस वैल्यू को हम इश्यू ऑफ शेयर्स मानते हैं. सिमिलरली while repayment of shares, if the shares are paid through the premium, this is called premium on repayment. If we are making some extra payment at a time of premium, so that amount has to be added. Just take an example, we are going to make a payment of 1 lakh and there is a premium of 5%. So at the time of refunding the money, 1 lakh plus 5% of 1 lakh will give you how much? 1 lakh 5,000. So that is the reason that premium on repayment has to be added while repaying, right? So these are the certain conditions which you need to remember, which you need to acknowledge while posting into the main format. So issue of shares जब भी होगा तो security premium if there has to be added, discount on shares होगा has to be subtracted, if any underwriting commission is there has to be subtracted. Similarly applied for debentures also, ये same चीज debentures के लिए भी apply होगा. और ये जो repayment of shares मैंने बताया, ये same चीज debentures के लिए भी apply होगा. Debentures can also be repaid on premium. So if you are paying extra, so that amount has to be added. ये आपका inflow का matter है. This is a matter of inflow and this is a matter of your outflow. अब इसके format की बात देखते हैं. This is the format. So steps to prepare a cash flow from financing activities. So proceeds from issue of securities. Issue of securities का मतलब क्या है? Issue of shares. Issue of securities का मतलब क्या है? Issue of shares. Just a minute. Issue of securities means issue of shares. Just a minute. So this is a proceed from issue of shares, सिक्योरिटीज. और इसमें जो मैंने आपको कैलकुलेशन पहले बताई है वो कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. द कैलकुलेशन हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. द कैलकुलेशन हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये कैलकुलेशन आपको रखने की जरूरत है. ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. Proceeds from long term borrowings. Some technical problem. Proceed from long term borrowings. Long term borrowings like debentures, bank loan, increase in bank overdraft and cash and credit. So whenever we are talking about the increase means inflow. Increase means inflow. So in financing activities, if you are talking about the increase, so when the current year is greater than previous year, then there is an inflow. And when we are talking about the outflow in financing activities, so outflow means when the previous year is greater than current year, then there is a outflow, right? So increase in bank overdraft and cash and credit. So when the current year is greater than previous year, तो वो जो difference है वो आपको add करने की जरूरत है. Similarly, जब repayment of loan है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स है, डिविडेंड पेड है. व्हेन आई से डिविडेंड पेड, सो इसमें दो तरह के डिविडेंड होते हैं. एक प्रपोज डिविडेंड होता है और एक एंट्रीम डिविडेंड होता है. तो प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर एज पर द शेड्यूल 3 रिवाइज्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसमें बेसिकली जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो प्रीवियस ईयर का आप पे करते हैं और एंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का पे करते हैं. So when we are talking about the dividend paid, it has two division. First one is proposed dividend. तो proposed dividend previous year का subtract करते हैं, dividend for the previous year, and interim dividend for the current year.
इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, लोन्स, बोरोइंग्स, इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश एंड क्रेडिट, तो जब भी मैं आउटफ्लो की बात कर रहा हूं और दो वैल्यूज गिवन हो तो इसका मतलब है कि प्रीवियस ईयर इफ ग्रेटर देन करंट ईयर देन दिस इज अ मैटर ऑफ आउटफ्लो। और इनफ्लो की बात जब भी होगी और दो वैल्यूज गिवन होंगे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के, तो हमें देखना चाहिए करंट ईयर एक्सीड कर रहा है प्रीवियस ईयर को, तो वो जो डिफरेंस है वो इनफ्लो में लेने की जरूरत होती है। अब इसके कुछ एडजस्टमेंट की हम बात करें तो सबसे पहला एडजस्टमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जब इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, इंक्रीज के लिए मैंने आपको बता दिया कि व्हेन द करंट ईयर इज ग्रेटर देन प्रीवियस ईयर देन देयर इज अ इंक्रीज, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा एंड दिस नीड टू बी एडेड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट शुड बी एडेड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट कब होगा, व्हेन द प्रीवियस ईयर इज greater than current year, then there is a decrease in bank overdraft and this is a deducted from the financing activities. नेक्स्ट है proposed dividend. Proposed dividend का सपोज अकाउंट कब बनाना होता है, अकाउंट उस टाइम बनाना होता है when we are having more than two information. Why more than two information? क्योंकि we are strictly following the rules of double entry system of bookkeeping, और double entry system of bookkeeping में हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन दो के जगह कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में थर्ड एस्पेक्ट गिवन होगा तो यू आर लाइबल टू प्रिपेयर एन अकाउंट फॉर द सेम। सिमिलरली प्रपोज डिविडेंड का हम जब अकाउंट बनाते हैं तो बहुत सिंपल है। देखो प्रपोज डिविडेंड, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि प्रपोज डिविडेंड इज अ लायबिलिटीज। दिस इज द क्रेडिट साइड, सो इंक्रीजिंग साइड इज दिस एंड दिस इज द डिक्रीजिंग साइड, आई मीन डेबिट साइड, सो डिक्रीजिंग साइड इज दिस। इंक्रीज और डिक्रीज से क्या डिसाइड होता है, ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज शुड बी पुट इनटू द इंक्रीजिंग साइड, और डिक्रीजिंग साइड आपका करंट ईयर जो होता है, आई मीन जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपके डिक्रीजिंग साइड में आ जाएगा। डिविडेंड जब आप पेमेंट करते हो, सिंस इट इज अ करंट लायबिलिटीज, तो आप एंट्री क्या पास करते हो, प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डिविडेंड पेड शुड बी हियर। और जो डिफरेंस आएगा, जो डेबिट साइड एक्सीड करेगा क्रेडिट साइड को, जो डिफरेंस आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज डिविडेंड मेड। करंट ईयर का डिविडेंड मेड, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड पेड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो हमारा प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीवियस ईयर का है, दिस अमाउंट नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड। पहला ट्रीटमेंट इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ सेकंड ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इससे पहले हम जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसमें ये वाला वैल्यू हम ऐड कर चुके होते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एंड सेकंड जो होगा वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वही इंटरिम डिविडेंड के लिए बोला है कि इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर का है, दिस नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में एक बहुत सिंपल सी चीज समझ लें आप, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल ले लेता हूं, जस्ट अ मिनट। ट्वेंटी 2021 में 31 मार्च 2021 में और 31 मार्च 2022 में देयर आर टू वैल्यूज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का। Provision for taxation. So suppose provision for taxation in the previous year, that is 40,000, and in the current year the value is 50,000. So the previous year is considered as tax paid. The previous year is considered as tax paid and the current year is considered as tax made. While calculating net profit before tax and extraordinary items, tax made should be added in operating activities, and when trying to get the final answer, it should be deducted from cash generated from operation. So tax paid उस टाइम में क्या करते हो आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो करंट ईयर को हम टैक्स मेड बोलते हैं और प्रीवियस ईयर को हम टैक्स पेड बोलते हैं। करंट ईयर की वैल्यू हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में करंट ईयर की वैल्यू को ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर की वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसी में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो तो कैसे करेंगे, उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो भी हम एक बार बात करते हैं। अभी सबसे पहले टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है वो देख लेते हैं।
Provision, by name it's clear, provision for taxation is a liabilities. Provision for taxation, it is a liabilities. इसका इंक्रीजिंग साइड क्रेडिट साइड होगा, डिक्रीजिंग साइड डेबिट साइड होगा. इंक्रीजिंग साइड को हर टाइम ओपनिंग बैलेंस शुड बी देयर इन द इंक्रीजिंग साइड. So here we can write by balance brought down. So yes, this is your opening balance. This is your opening balance of provision for taxation given in the previous year. So definitely जो closing balance होगा वो debit side में होगा, and here we can write to balance carried down, and this is the closing balance of your provision for taxation. ठीक है. अब नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स. एक होगा गिवन टैक्स पेड गिवन होगा, और कभी कभी एडजस्टमेंट में आपके टैक्स मेड गिवन होगा. देखो टैक्स पेड जब भी गिवन होगा इट शुड बी रिकॉर्डेड हियर. हियर वी कैन राइट टू बैंक अकाउंट. नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि क्यों, व्हाई. बहुत सिंपल है. जैसे मैंने कहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज अ करंट लायबिलिटीज, और जब भी आप इसकी पेमेंट करते हो तो इसका मतलब लायबिलिटीज क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया. एक तो ये बेसिस है, इसलिए मैंने टू बैंक करके टैक्स पेड को यहां लिख दिया. दूसरा लॉजिक जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो ये है कि जर्नल एंट्रीज के बेस पे. तो जब भी हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पे करते हैं तो सो द एंट्री शुड बी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज द रीजन कि हम वाइल पोस्टिंग इनटू द लेजर हम यहां टू बैंक अकाउंट कर रहे हैं. तो ये हो गया हमारा टैक्स पेड. जब आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग के साथ टैक्स पेड वाला इंफॉर्मेशन होगा, देन द सम टोटल ऑफ डेबिट साइड एक्सीडिंग क्रेडिट साइड का टोटल, तो बेसिकली जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स मेड आएगा, एंड दैट वुड बी द बैलेंसिंग फिगर. सिमिलरली टैक्स मेड हमारे पास गिवन होगा तो क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड करेगा डेबिट साइड को, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसको हम टैक्स पेड बोलते हैं. इस टाइम में आपका डेबिट साइड इज एक्सीडिंग क्रेडिट साइड, सो हियर वी कैन राइट बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. By statement of profit and loss account, by statement of profit and loss account, and here I can write tax made. तो ये जो tax made है, this need to be added to the operating activities. This need to be added to the operating activities, and this need to be subtracted from the operating activities. Let's take an example on this. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की वैल्यू हमारे पास गिवन है. (2021) में वी हैव अ वैल्यू ऑफ से 50,000. So when I say 2021, so it should be 31st March 2021. 2022 again 31st March 2022 we had a value of say 60,000. And now in the additional information, if it is given tax made during the year amounted to rupees 90,000. ठीक है. तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है वो प्रीवियस ईयर का बैलेंस, ये आपका करंट ईयर का, और ये जो वैल्यू है ये आपका टैक्स मेड गिवन है. इसका मतलब इससे हमारे को कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, इससे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स पेड. सो लेट्स प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हियर इन टी से. सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अभी हमने उसका फॉर्मेट सीखा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का. सो द इंक्रीजिंग साइड इज द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजिंग साइड इज द डेबिट साइड. इंक्रीजिंग साइड इज द क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजिंग साइड इज द डेबिट साइड. So first of all we like to start with the opening balance, and here I can write by balance brought down. ये आपने यहां opening balance को place कर दिया. इसकी वैल्यू है 50,000 की. टू बैलेंस कैरी डाउन करके
ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास वो दिया हुआ है 60,000 का, एंड हियर यू कैन प्लेस दिस. Now it is given in the question that tax made during the current year amounted to rupees 90,000. Made बोला है, पेड होता तो यहां लिखते हैं और बैलेंसिंग फिगर यहां आता जिसको हम टैक्स मेड बोलते हैं. लेकिन सिंस टैक्स मेड गिवन है तो टैक्स मेड यहां लिखेंगे और यहां जो इंफॉर्मेशन आएगा बैलेंसिंग फिगर वो टैक्स पेड आएगा. तो टैक्स मेड के लिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and here you can write tax made 90,000. तो टोटल कितना हो गया 1,40,000. अब करंट ईयर का जो क्रेडिट साइड का टोटल है दैट इज 1,40,000 एंड डेबिट साइड का टोटल जो है वो 60,000 का है. सो हियर इज द डिफरेंस ऑफ 80,000. तो ये जो क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है डेबिट साइड को, ये हमारा आ जाएगा टैक्स पेड with the difference. Here I can write balancing figure. तो बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी हो गई 80,000 की. Now what we can do is कि ये वाला जो वैल्यू है this need to be subtracted from operating activities, और ये जो वैल्यू है this need to be added in operating activities. तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट हमने करके अभी सीखा है. ये हमने फॉर्मेट बनाया और इसका हमने एक एडजस्टमेंट भी सीखा. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को कैसे करते हैं? कुछ एडजस्टमेंट दो तरह के होते हैं. एक एडजस्टमेंट होता है जो आपके गिवन इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है. वन एडजस्टमेंट इज गिवन इनसाइड द बैलेंस शीट. उसमें जो एडजस्टमेंट पहला है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स. क्योंकि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम अपॉन 100 करके उसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केस 1. सपोज व्हेन ओपनिंग वैल्यू इज ओनली गिवन, व्हेन ओपनिंग वैल्यू बैलेंस इज गिवन, व्हेन ओपनिंग ईयर बैलेंस इज गिवन, देन व्हाट वी कैन डू. जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया एक 10% debentures, 31st March 2021 we had a value of say 10 lakh rupees, and in the current year that is 31st March 2022 nothing is given. So interest on debenture will not be calculated. Why? Because in absence of time हम interest on debenture को calculate नहीं कर सकते हैं. Now we have a principal, we have rate, लेकिन टाइम हमारे पास गिवन नहीं है कि हमने इसको कब रिडीम करा है. तो इन एब्सेंस ऑफ टाइम, इन एब्सेंस ऑफ द टाइम हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल नॉट बी कैलकुलेटेड. ठीक है. सो हियर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. डेफिनेटली डिवेंचर जो आपका है प्रीवियस ईयर में 10 लाख का था, एंड सिंस प्रीवियस ईयर इज ग्रेटर देन करंट ईयर सो इट इज अ मैटर ऑफ आउटफ्लो. ये अलग बात है, लेकिन अभी हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की ही बात करेंगे. डिवेंचर्स की इनफ्लो और आउटफ्लो की बात नहीं करते. नेक्स्ट केस 2 हो सकता है व्हेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर्स इज गिवन. When closing balance of debentures, when closing balance of debenture is given, I'll just again take an example. 10% debentures, 10% debentures, 31st March 2021 हमारा कोई वैल्यू गिवन नहीं है. 31st March 2022 हमारे पास जो वैल्यू गिवन है सिर्फ 15 लाख रुपीस की गिवन है. अगेन वी हैव रेट, वी हैव प्रिंसिपल, बट ये किस डेट में इशू हुआ है उसकी कोई भी डेट मेंशन नहीं है. सो दैट हियर वी आर अनेबल टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, एंड इन एब्सेंस ऑफ टाइम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल नॉट बी कैलकुलेटेड. केस 3 हो सकता है व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, when opening and closing balance, opening and closing both balances are given.
I'll just take an example. तो 31 मार्च 2021 सपोज हमारे पास 10 लाख की वैल्यू दे रखी है एंड 31 मार्च 2022 ये वैल्यू इंक्रीज होके 15 लाख की हो गई है एंड इट इज नॉट गिवन कि ये जो 5 लाख एडिशनली हमने डिवेंचर इश्यू करा है वो किस डेट में इश्यू करा है. सो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर बैलेंस. अब देखो क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल यहां हो गया, रेट आपके पास आ गया और 31 मार्च 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक आपके पास टाइम पीरियड भी 1 ईयर का आ गया है. सो आप जब भी ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो और इफ एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, सो बाय डिफॉल्ट वी नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन द प्रीवियस ईयर बैलेंस. नेक्स्ट, इसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो कैसे कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं एक बार. केस 4, when opening and closing balances are given, when opening and closing balances are given along with the additional information. Along with the additional information. इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमारे पास ये 10% डिवेंचर्स गिवन है, सेम एग्जांपल थोड़ा सा उसमें एड ऑन कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लेंगे. तो 10% डिवेंचर्स 31 मार्च 2021 को वी हैव अ वैल्यू ऑफ से 10 लाख रुपीज एंड 31 मार्च 2022 को वी हैव अ वैल्यू ऑफ 15 लाख. And in the additional information, in the adjustment, it is given that additional debentures were issued on 1st October 2021. पिछले क्वेश्चन में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं गिवन थी कि कब हमने करा है. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, बहुत सिंपल है कि हमारे पास टोटल जो डिवेंचर का वर्थ है वो 15 लाख का है, लेकिन इसमें से जो 10 लाख वर्थ रुपीज डिवेंचर्स है दैट वाज बीइंग इश्यूड एज ऑन 1st April 2021. तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन 10 लाख वुड बी कैलकुलेटेड फॉर द एंटायर ईयर. सो 10 लाख के ऊपर at the rate of 10% इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका कितना आ जाएगा बच्चे, 1 लाख रुपीज का आ जाएगा. रिमेनिंग 5 लाख के ऊपर दे हैव मेंशन दैट इट इज बीइंग इश्यूड एज ऑन 1st October 2021. So from 1st October 2021 till the closing date, that is 31st March 2022, so it means this debentures is being issued for a period of only 6 months. So 5 lakh का 10% for 6 month के लिए, तो 5 लाख का 10% फॉर द एंटायर ईयर वुड बी 50,000, फॉर 6 मंथ के लिए इट वुड बी 25,000. सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हो जाएगा हमारा, 1,25,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो जाएगा. ये रिवर्स कंडीशन भी हो सकता है. रिवर्स कंडीशन मतलब 10% डिवेंचर प्रीवियस ईयर में हमारे पास सपोज वैल्यू 15 लाख का होता और करंट ईयर में हमारा वैल्यू 10 lakh का होता. And in additional information, if it is given that repayment of debentures were made on 1st October 2021, तो 15 लाख के ऊपर आपको 1st April 2021 से लेके 1st October 2021 तक आपको 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना पड़ता, एंड रिमेनिंग 10 लाख के ऊपर 1st October 2021 से लेके 31st March 2022 तक कैलकुलेट करने की जरूरत होती. इसकी ट्रीटमेंट आपको पता ही है. इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इसकी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इट्स नीड टू बी एडेड, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, सिंस हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इट्स नीड टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. आई एम श्योर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपने अच्छा सीखा है
ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, मेजर जो एडजस्टमेंट होते हैं वो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से रिलेटेड होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं, प्रपोज डिविडेंड से हो सकते हैं जो कि आज हमने डिस्कस करा है, एंड फिक्स एसेट से हो सकते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हो सकते हैं. तो दीज आर द कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप सेशन 1 स्टार्टिंग से देखें, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा. थैंक यू सो मच. कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग.